एक इंटर कॉलेज के लेक्चरार होते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, उनकी पत्नी होती है, खुद का घर होता है और घर में 2 बेटियां होती हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक कमी होती है और कमी वो जो कि उनका एक बेटा नहीं था। अब जब उनका बेटा नहीं था तो सब जने उनसे यही कहते थे कि एक बेटा तो होना ही चाहिए, भाई वंश भी तो आगे बढ़ाना है। अब सब लोग उनसे यही कहते थे कि एक बेटा होना चाहिए, उनसे भी कहते थे, उनकी पत्नी से भी कहते थे। अब क्या होता है, जो उनकी पत्नी है, एक दिन क्या होता है, उसकी जेठानी जो है अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उससे कहती है कि तुम ऐसा करो, मेरे 2 बेटे हैं, इनमें से एक छोटे वाले बेटे को तुम अपने पास रख लो, उसे तुम गोद ले लो और जैसे चाहे वैसे पालो, वो तुम्हारा ही बेटा है। लेकिन दोस्तों, प्रोफेसर की पत्नी जो है उससे साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे को भगवान ने 2 बेटियां दी हैं, मैं उन 2 बेटियों के सहारे ही ज़िंदगी काट लूँगी, लेकिन मैं किसी के बेटे को गोद नहीं लूँगी। अब क्या होता है दोस्तों, समय ऐसे ही गुजरने लगता है कि एक दिन 2 कत्ल हो जाते हैं और कत्ल भी बहुत ही बेदर्दी से किए जाते हैं और कातिल जो है मौके से भाग जाते हैं। लेकिन आखिरकार पुलिस जो है एनकाउंटर करके कातिलों को पकड़ लेती है और जब कातिलों को पकड़ा जाता है तो जज साहब सज़ा सुनाते हैं कि इन दोनों को फांसी पे तब तक लटकाया जाए जब तक कि इनके प्राण न निकल जाएं। अब दोस्तों, जैसे ही जज साहब ये फैसला सुनाते हैं तो सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इसके ज़रिए जैसे जैसे लोगों के पास ये खबर पहुंच रही थी तो सभी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जज साहब ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया, इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, आज हम लोग इसी के पीछे की वजह के बारे में जानकारी लेंगे। आखिर इन लोगों ने किन की हत्या की, किन को बेदर्दी से मारा। तो दोस्तों, कहानी मैं शुरू करूंगा उससे पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले से और हाथरस ज़िले का ही एक सदर कोतवाली क्षेत्र लगता है। वहाँ पे आगरा रोड है और आगरा रोड पर ही एक कॉलोनी है जिसका नाम है आशीर्वाद धाम कॉलोनी। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 22-23 जनवरी 2025 की रात लगभग 1:30 बजे का समय होता है। होता क्या है, एक परिवार होता है जिसमें पति जो है कमरे में सो रहा होता है और वहाँ के आंगन में जो है उस घर की उसकी पति की पत्नी सो रही होती है और उसकी 2 बेटियां अंदर अपने पिता वाले कमरे में सो रही होती हैं। तभी क्या होता है, जो महिला है वो सोते सोते एक सपना देखती है और सपने में उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अब वो महिला जो है सपने में झटपटा रही होती है और झटपटाते झटपटाते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके सामने 2 लोग खड़े हुए हैं और उन दोनों के हाथ में धारदार हथियार है। और जैसे ही उस महिला की आंखें खुलती हैं तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, उस महिला के ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये महिला हार नहीं मानती। ये क्या करती है, ये वहाँ पे जोर जोर से शोर मचाती है, चीखती है, चिल्लाती है और जो 2 लोग आते हैं हथियार लेकर अपने हाथ में, वो लोग उसके ऊपर वार करते जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये महिला जोर जोर से चिल्लाती है, राम बचाओ, राम बचाओ, राम बचाओ। दरअसल जो राम है वो उसी के घर पे किराए पे रहता है, उसके ऊपर वाले कमरे में। अब जैसे ही राम के कान में ये आवाज़ पहुंचती है तो राम कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं 1 मिनट में नीचे आया। भाभी आप चिंता मत करो, मैं 1 मिनट में नीचे आया। अब इसके घर के बाहर ही एक योगी माँ साहब हैं, उनका भी घर होता है। उनके कानों में भी ये आवाज़ जाती है तो वो कहते हैं दरवाजे के बाहर से कि गौरी भाभी आप चिंता मत करो, मैं भी आया, आप चिंता मत करो, मैं भी आया। अब क्या होता है, ये जो महिला चिल्ला रही होती है तो इसकी आवाज़ जो है उसके घर के बाहर आसपास के घरों में भी जा रही थी। अब जैसे जैसे ये आवाज़ आसपास के घरों में जा रही थी तो दोस्तों आसपास के लोगों की जो है नींद खुल जाती है। अब जो आसपास के लोगों की नींद खुलती है तो वो सब दरवाज़ा खोल के आते हैं, उसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगते हैं और वहाँ पे जो 2 हत्यारे आए थे उनके हाथ में जो धारदार हथियार थे, वो सोचते हैं कि गांव वाले जाग गए हैं, अगर हम इनके हाथों लग गए तो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
इसीलिए क्या होता है दोस्तों, वो दोनों हत्यारे क्या करते हैं, अपने जो भी सामान होता है, जो भी उनके पास धारदार हथियार होते हैं, वो दोनों जो है अपने अपने सामान को समेटते हैं और घर की बाउंड्री फलांग के भागने लगते हैं। अब जब वो भाग रहे होते हैं, वो इतनी ज़ोर से भागते हैं कि वो गांव वालों के हाथों में नहीं आते। अब इतनी ही देर में क्या होता है, जो राम होता है वो ऊपर से नीचे आ जाता है, कातिल भाग जाते हैं। वो बाहर का दरवाज़ा खोलता है तो गांव के जो लोग होते हैं, जो उस कॉलोनी के लोग हैं, वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि जो घर की मालकिन है वो गंभीर रूप से घायल है और जो घर का मालिक है वो अंदर कमरे में पड़ा हुआ था, वो भी गंभीर रूप से घायल है और वो पूरी तरह से खूना खच्चर हुआ पड़ा है। इनके घर में इनकी 2 बेटियां हैं, बेटियों की गर्दन को किसी धारदार हथियार से रेता गया था। अब क्या होता है दोस्तों, इतनी ही देर में ये क्या करता है, जो योगी माँ साहब होते हैं वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, 112 नंबर पे कॉल कर देते हैं। और 112 नंबर पे कॉल जैसे ही करते हैं, जो सदर कोतवाली जो क्षेत्र है, सदर कोतवाली की पुलिस 5 मिनट के अंदर ही मौका वारदात पर पहुंच जाती है। यानी कि ये समय हो रहा था रात को लगभग 1:30 बजे का समय होता है और पुलिस जो है मौके पर पहुंच जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी रात को ही घर पे उनके पे पहुंच गए, क्योंकि इस घर में पूरे परिवार को मारने का हत्याकांड होने वाला था। अगर वो महिला नहीं जागती तो सब के सब मारे जाते। अब क्या होता है, जो मालिक है वो बुरी तरह से घायल है, जो मालकिन है घर की वो भी बुरी तरह से घायल है और इनकी 2 बेटियां जो हैं उनको गर्दन रेत के उनको मार दिया गया है। अब इनके बारे में जो जानकारी मिलती है तो दोस्तों पता चलता है कि इस महिला का नाम है वीरांगना उर्फ गौरी, इसके पति का नाम है छोटेलाल गौतम। इसकी 2 बेटियां हैं, जिसमें पहली बेटी है यानी कि बड़ी वाली बेटी जिसका नाम है सृष्टि, उसकी उम्र है 12 साल। छोटी बेटी का नाम है विधि, उसकी उम्र है 8 साल। और दोस्तों इन दोनों बेटियों को कातिलों ने बुरी तरह से काट के इनकी गर्दन इनको मार दिया था। अब क्या होता है दोस्तों, गांव वाले लोगों से पूछताछ होती है तो गांव वालों ने किसी ने भी उन लोगों को देखा नहीं था, बस भागते हुए देखा था, चेहरा किसी ने नहीं देखा। अब जो मालिक है घर का यानी कि छोटेलाल गौतम जो है वो होश में आते हैं तो दोस्तों पुलिस वाले जो है उनसे कुछ पूछ नहीं पाते। उसकी एक वजह होती है, जो छोटेलाल गौतम हैं वो बहुत पहले ही चुप हो गए थे, वो किसी की बात का जवाब नहीं दे सकते थे। इसीलिए जो कातिल हैं उन्होंने जो है छोटेलाल गौतम को मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। अब इसके बाद क्या होता है, जो गौरी होती है वो होश में आती है और गौरी जैसे ही होश में आती है तो उसके मुंह से सबसे पहला नाम निकलता है विकास। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकास कौन है। विकास जो है छोटेलाल गौतम का चचेरे भाई का बेटा है, यानी कि वो उनका भतीजा है और उसके साथ उसका दोस्त आया था जिसका नाम था लल्लू पार। अब कहानी शुरू से लेकर शुरू होती है कि आखिर वजह क्या थी हत्याकांड की। अब दोस्तों मैं आपको पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता हूँ कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था तो क्यों दिया गया था। दरअसल ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से और फतेहपुर का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है जहानाबाद और जहानाबाद का ही एक गांव है जिसका नाम है किशनपुर कपिल। वहाँ पे छोटेलाल गौतम नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने माता पिता का काम में हाथ बटाता था, सारे दिन मेहनत करता था, लेकिन उसे क्या है पढ़ाई का शौक़ था। वो जब भी समय मिलता था तो वो पढ़ने लिखने लग जाता था और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार था। उसका सपना था कि वो बड़े होकर किसी कॉलेज का प्रोफेसर या किसी स्कूल में टीचर बने। अब होता क्या है, उसकी मेहनत जो है एक दिन रंग भी ले आती है। साल 2003 की बात है, ज्योग्राफी में उसका सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन होने के बाद उत्तर प्रदेश के ज़िला हाथरस का एक जगह लगती है चंदापा और चंदापा का एक गांव लगता है मेतई और मेतई गांव में एक स्कूल है जिसका नाम है जवाहर स्मारक इंटर कॉलेज और जवाहर स्मारक इंटर कॉलेज में भूगोल का प्रोफेसर बनता है यानी कि प्रवक्ता बनता है। अब इसके बाद क्या होता है, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, सैलरी भी बहुत अच्छी आती है और इसी बीच एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वीरांगना उर्फ गौरी। वीरांगना से इसकी हो जाती है शादी और शादी के बाद ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही होती है।
इसी बीच में इसको 2 बेटियां होती हैं, जिसमें पहली बेटी होती है सृष्टि और दूसरी का नाम होता है विधि। अब सृष्टि विधि हो जाती हैं, उनको भी अच्छे स्कूल में पढ़ाता है और इसी बीच में वो क्या करता है, वो प्लॉट खरीदना शुरू कर देता है और उसके गांव में भी ज़मीन होती है। लेकिन जब वो वहाँ पे हाथरस में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी उस स्कूल में, जब वो कुछ समय तक अपनी पत्नी के साथ किराए पे रहा था। अब क्या होता है, किराए पे रहने के बाद वो कुछ प्लॉट खरीदता है और साल 2020 में हाथरस की आशीर्वाद कॉलोनी में वो अपना मकान लेता है। मकान लेने के कुछ समय बाद वो एक गाड़ी लेता है, कानपुर में 2 प्लॉट लेता है। सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था, परिवार इतना खुशहाल था कि जितना आप सोच नहीं सकते, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं था। अब इसी बीच क्या होता है दोस्तों, 22 फरवरी 2024 को छोटे लाल को अचानक से ब्रेन हेमरेज हो जाता है और ब्रेन हेमरेज की वजह से उसका शरीर जो है काम करना बंद कर देता है, उसको लकवा मार जाता है और लकवा मारने की वजह से वो बोलने में असमर्थ हो जाता है। और जब वो बोलने में असमर्थ हो जाता है तो वो जिस स्कूल में पढ़ाता था वहाँ पे भी नहीं जा पाता, और जब वो वहाँ पे नहीं जा पाता तो स्कूल की तरफ से कोई सैलरी नहीं आती। अब सैलरी नहीं आती तो जो उनके खुशियों भरे दिन चल रहे थे उसको नज़र लग जाती है दोस्तों किसी की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो छोटे लाल गौतम ने आशीर्वाद कॉलोनी में जो मकान लिया था वो जो है किस्तों पे लिया था, यानी कि उस घर के ऊपर लोन चल रहा था। जो उसने गाड़ी ली थी उसके ऊपर भी लोन चल रहा था। लेकिन अब छोटे लाल के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, मतलब कि शिक्षा विभाग ने भी उसको वेतन देना बंद कर दिया था, क्योंकि छोटे लाल जो है स्कूल में जा ही नहीं रहा था पढ़ाने। अब जब वो पढ़ाने के लिए नहीं जा रहा था तो गाड़ी का लोन, घर का लोन, कर्जा इतना सारा चुके कैसे। घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही आदमी था, वो था छोटे लाल गौतम। अब जो है इनके कानपुर में जो दो प्लॉट थे, अब मतलब कि दिन इतने ख़राब आ जाते हैं कि इनके पास कमाई का कोई साधन नहीं होता, तो इसीलिए इनको क्या है, कानपुर के दोनों प्लॉट बेचने पड़े। अब दोनों प्लॉट बेचने पड़े, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसी बीच क्या होता है, छोटे लाल गौतम का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है बाबूराम, और बाबूराम का एक बेटा है जिसका नाम है सोनीलाल। सोनीलाल जो है घटना से लगभग 2.5 साल पहले की बात है, वो नौकरी करने के लिए दुबई चला जाता है। और इसका जो दूसरा बेटा है, यानी कि बाबूराम का जो दूसरा बेटा है, वो गांव में ही अपने माता पिता के पास रहता है, उनके साथ ही खेती बाड़ी देखता है और उसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। इसी बीच में क्या होता है, जो बाबूराम की पत्नी है वो क्या करती है, छोटे लाल की पत्नी गौरी यानी कि वीरांगना से एक दिन कहती है कि देखो अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हारी 2 बेटियां हैं और तुम्हारे घर में कमाने का कोई साधन नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे छोटे बेटे को जो है गोद ले लो और तुम उसे अपने बेटे की तरह ही पालो, क्योंकि आगे जाके वही तो तुम्हारे काम आएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जो वीरांगना है वो साफ साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं अपनी 2 बेटियों के साथ खुश रह लूँगी, मैं उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगी, लेकिन मैं किसी और के बच्चे को गोद नहीं लूँगी। अब दोस्तों जब ये वाली बात देवरानी अपनी जेठानी से बोलती है तो जेठानी को बड़ा बुरा लगता है, और जब देवरानी इस बात को जेठानी से बोल देती है तो जेठानी अपने घर पे आती है। घर पे आके अपने परिवार वालों को ये सारी बातें बताती है, और इसके बाद से ही दोस्तों क्या होता है, एक प्लानिंग होनी शुरू हो जाती है। और प्लानिंग क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जो इनका बेटा जो दुबई में बैठा है सोनीलाल जो है दुबई से ही इनको पूरी प्लानिंग करता है, और प्लानिंग करके बताता है कि क्यों ना इस पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा दिया जाए, क्यों ना इस पूरे परिवार को ही मार दिया जाए, जो रोज़ रोज़ का झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों रोज़ रोज़ का झंझट क्या है वो आपको आखिर में पता चलेगा। इसीलिए क्या होता है, सोनीलाल जो है गांव के ही एक लड़के से संपर्क साधता है, उसका नाम होता है विकास, और विकास के साथ उसका एक और दोस्त होता है जिसका नाम होता है लल्लू पाल। अब जो सोनीलाल है वो विकास से कहता है कि मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा और तुझे 2 लाख के एवज में मेरा एक काम करना होगा। विकास कहता है कि बताओ क्या काम करना है, मेरे तो दिन वैसे भी ख़राब चल रहे हैं, मेरे पास तो पैसे है भी नहीं, तुम जो कहोगे मैं वो कर दूंगा। इसीलिए जो सोनीलाल है वो विकास से कहता है कि तुम ऐसा करो
तुम मेरे चाचा, मेरी चाची और उनकी दोनों बच्चियों को जान से ख़त्म कर दो। और जैसे ही तुम जान से ख़त्म कर दोगे उसके अगले दिन ही 2 लाख रुपए तुम्हारे। अब विकास जो है अपने दोस्त लल्लू पार के साथ उसके चाचा के पूरे परिवार को मारने के लिए तैयार हो जाता है और इसके लिए वो तारीख भी निश्चित कर लेते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, विकास क्या करता है, हाथरस जाता है, उनके घर की रेकी करता है, कौन कितने बजे आता है कितने बजे जाता है सारी जानकारी ले लेता है। और इसके बाद तारीख जो तय होती है वो तारीख होती है 22-23 जनवरी 2025। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, विकास जो है छोटे लाल गौतम के घर पे पहले भी जा चुका था। अब जब ये पहले जा चुका था तो घर में जाने में कोई परेशानी नहीं थी। इसीलिए क्या होता है, 22-23 जनवरी 2025 की रात लगभग 9 बजे का समय होता है। ये जो है अपने गांव से हाथरस जाता है, हाथरस से हाथरस सिटी जाता है और वहाँ से सीधे जो आशीर्वाद कॉलोनी है वहाँ पे चला जाता है और रात को 9 बजे इनके घर में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद वो बहुत खुश होता है, परिवार के लोगों से बातचीत करता है और वहाँ पे खाना पीना खाता है। इसके बाद क्या होता है, जो छोटे लाल गौतम है वो अपने कमरे में जहाँ पे बेचारा लेटा रहता था वहीं पे लेटता है। चाची दोनों बच्चियों को अपने साथ लेके आंगन में चली जाती है और इन दोनों की सोने की प्लानिंग कर देती है। फिर क्या होता है, समय होता है रात को लगभग 12:30 बजे का समय और 12:30 बजे लल्लू पाल और विकास ये दोनों जागते हैं और रात को 12:30 बजे अपने जो धारदार हथियार होते हैं उनको निकालते हैं। और जो लल्लू पाल है वो बड़ी बेटी सृष्टि के पास जाता है जिसकी उम्र 12 साल है और विकास जो है छोटी बेटी निधि के पास जाता है जिसकी उम्र 8 साल है। ये दोनों एक साथ एक ही टाइमिंग पर अपने जो धारदार हथियार हैं उन दोनों हथियारों को जो है उन बच्चियों के गले पे एक ही झटके में मार देते हैं ताकि उनकी आवाज़ भी न निकले और उनकी गर्दन को काट देते हैं। इसके बाद वो अंदर जाते हैं छोटे लाल गौतम के पास और छोटे लाल गौतम को जाके अपने धारदार हथियारों से कोच देते हैं। लेकिन छोटे लाल गौतम जो है उसको लकवा मारा हुआ था, उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती, इसीलिए वो ये सोचते हैं दोनों लोग कि छोटे लाल गौतम मर चुका है। इसके बाद वो कमरे से बाहर आते हैं जहाँ पे कि गौरी भाभी सो रही थी और गौरी भाभी सोते सोते सपना देख रही थी कि सपने में उसे कोई मार रहा है और सपने में वो हड़बड़ा रही थी। और जैसे ही उसकी आंखें एकदम से खुलती हैं तो वो देखती है कि विकास और लल्लू पाल उसके सामने धारदार हथियार लेके खड़े हुए हैं और वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और इसी बीच में क्या है, जो भाभी है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन चीखते चिल्लाते समय भी वो दोनों क्या है उसके ऊपर वार करते हैं। लेकिन गांव वालों की आवाज़ों को सुन के वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके कुछ ही दिन बाद क्या होता है दोस्तों, वो दोनों भाग तो गए थे लेकिन पुलिस ने कुछ दिनों बाद एनकाउंटर करके उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनसे सख्ती की गई, सख्ती करने के बाद उनसे सारी बात पूछी गई और सारी बात पूछने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। उसके बाद 25 मार्च 2025 को ये मामला जो है न्यायालय में लिया गया था और 29 मार्च 2025 को चार्जशीट दाखिल हुई थी। 26 मार्च 2025 को जो आरोप है वो सिद्ध हुआ था और 28 मार्च 2025 को जज साहब ने एक फैसला सुनाया था और फैसला ये था कि इन दोनों को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि इनकी जान न निकल जाए। उसकी वजह ये थी कि जो 2 बच्चियों को इन लोगों ने मारा था उन दोनों की कोई भी गलती नहीं थी और इन लोगों ने उन बच्चियों को सोते सोते ही मार दिया। छोटे लाल गौतम जो कि लकवा से पीड़ित था, उसको पैरालाइज हुआ पड़ा था, उसको भी मार दिया और जो उसकी भाभी है उसको भी जो धारदार हथियार है उनसे कोचा था और महज 2 लाख के लिए ये पूरे के पूरे परिवार को मारने के लिए चले गए। अब दोस्तों इन लोगों को सज़ा सुना दी गई है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसने की सारी प्लानिंग की थी सोनेलाल, वो अभी भी दुबई में है और उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और पुलिस जो है दोस्तों उसे गिरफ्तार करने की अपनी तरफ से सारी प्रक्रियाएं जो हैं दुबई से लाने की वो कर रही हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि ज़मीन का लालच, और ज़मीन कोई छोटी मोटी नहीं थी,
जो छोटे लाल गौतम के हिस्से में जो ज़मीन आ रही थी गांव में, वो 10 बीघा थी। और 10 बीघा ज़मीन के लिए ही जो जेठानी है उसने अपने छोटे बेटे को, छोटे लाल गौतम को गोद देने के लिए कहा था। लेकिन उसकी पत्नी ने साफ मना कर दिया कि भाई मैं किसी का बेटा गोद नहीं लूँगी। अगर उसने गोद नहीं लिया तो 10 बीघा ज़मीन का नुकसान हो जाता। इसीलिए क्या होता है, वो क्या करती है, उनके पूरे परिवार के लोग प्लानिंग करते हैं कि छोटे लाल गौतम, उसकी दोनों बेटियों और उसकी पत्नी को जान से मार दिया जाए, उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए ताकि 10 बीघा ज़मीन अपनी हो जाए। दोस्तों, ज़मीन के लालच में ये लोग क्या करते हैं, छोटे लाल गौतम और उस पूरे परिवार को मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मरती दोनों बच्चियां हैं, छोटे लाल गौतम और उसकी पत्नी गौरी यानी कि वीरांगना, ये बच जाती है। और जो माँ लालच के चक्कर में अपनी देवरानी के पूरे परिवार को मरवाना चाहती थी, उसने एक भी बार अपने बेटे को समझाने की कोशिश नहीं की, अपने परिवार को समझाने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ 10 बीघा ज़मीन देखी। और दूसरी तरफ जो छोटे लाल गौतम है, उसे फरवरी 2024 से पैसे नहीं मिल रहे थे। गरीबी इतनी हो गई थी कि किस्त भरने के लिए पैसे नहीं थे, उसके दोनों प्लॉट बिक गए। और उसे क्या पता था कि जो दर दर की ठोकर खा रहा है, उससे भी कोई कुछ खाने के लिए उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।